गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने हार्ड टाइम्स के नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस को डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने हार्ड टाइम्स के सेटिंग, थीम और कैरेक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग स्टोरी को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टाइटल होगा हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस। In the very beginning of the story, we are introduced to Thomas Gradgrind, a retired wealthy merchant, and in present he is teaching some students. और यही व्यक्ति आगे जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। तो थॉमस ग्रैडग्राइंड lives in the industrial city of Coketown, situated in northern England. थॉमस ग्रैडग्राइंड इंडस्ट्रियल सिटी कोक टाउन में रहता है, जो कि नॉर्दर्न इंग्लैंड में स्थित है। एंड ही लिव्स देयर विथ हिज वाइफ एंड 5 चिल्ड्रेन। वहाँ पे वह अपनी वाइफ और 5 बच्चों के साथ रहता है। वाइफ का नाम है मिसेज ग्रैडग्राइंड और उसके 5 बच्चे टॉम, लुइसा, एडम स्मिथ, माल्थस एंड जेन रहते हैं। तो भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्रैडग्राइंड कोक टाउन में रह के कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हैं। एंड ही टीच देम अबाउट फैक्ट्स। वह बच्चों को फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। उनका मानना होता है दैट वी मस्ट बिलीव इन फैक्ट्स रैदर देन इमोशंस एंड फीलिंग्स। यानी कभी भी हमें इमोशंस या फिर फीलिंग्स के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमें हमेशा फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रैडग्राइंड बच्चों को मटेरियलिस्टिक बनने का दबाव दे रहे हैं। यानी कि बच्चे को बता रहे हैं कि कभी भी हमें फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, कभी भी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए। तो होता क्या है कि उनके सारे बच्चे उनके बातों को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट सीसी जूप। सीसी जूप नाम की एक स्टूडेंट है हुज फादर इज अ हॉर्स राइडर इन अ सर्कस। जिसके पिताजी एक हॉर्स राइडर हैं एक सर्कस में। तो ये लड़की ग्रैडग्राइंड के बातों को फॉलो नहीं करती है। इसका मानना होता है दैट वी मस्ट बिलीव इन इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑल्सो। यानी हमें इमोशंस और फीलिंग्स पे भी बिलीव करना चाहिए, फैक्ट्स सब कुछ नहीं होता है। बहरहाल ग्रैडग्राइंड अपने बच्चों को कभी भी नाम से नहीं पुकारते हैं, वो हमेशा बच्चों को उसके नंबर से पुकारते हैं। तो यहाँ पे ग्रैडग्राइंड सीसी जूप को बोलते हैं कि तुम अपना नाम जो है वो अपने आप को सिसिलिया बोलो। एंड तुम कभी ये मत बोलना स्टूडेंट्स को कि मेरे फादर एक हॉर्स राइडर हैं एक सर्कस में, क्योंकि ये सर्कस वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं इमोशन एंड फीलिंग से जुड़ा हुआ है। इस कारण से ग्रैडग्राइंड चाहता है कि सीसी जूप कभी भी अपने फेलो स्टूडेंट्स को ये ना बताए कि मैं एक हॉर्स राइडर की बेटी हूँ। तो वो बताते हैं कि कभी भी तुम ये मत बताना, बल्कि तुम्हें ये बताना है कि मेरे फादर इज अ वेटनरी सर्जन। यानी मेरे फादर एक वेटनरी सर्जन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो हमेशा बच्चों से इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, कभी भी इमोशंस के बारे में बात नहीं करते हैं। वो हमेशा बताते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इकॉनमी क्या होता है, ये सभी चीज़ें। बल्कि उनके लाइफ में कभी भी इमोशंस, फीलिंग्स वाली चीज़ें आई ही नहीं हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक नए कैरेक्टर मिस्टर जेसिया बॉन्डरबाई के एंट्री होती है, जो कि थॉमस ग्रैडग्राइंड का एक बहुत अच्छा दोस्त है, एक क्लोजेस्ट फ्रेंड है। एंड ये भी कहीं ना कहीं ग्रैडग्राइंड के ही फिलॉसफी को फॉलो करता है। मतलब कि जेसिया बॉन्डरबाई का भी मानना है कि हमें कभी भी इमोशंस या फीलिंग्स में नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा फैक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। जेसिया बॉन्डरबाई इज़ अ वेल्दी पर्सन, यानी एक धनी व्यक्ति है जिसका एक फैक्ट्री है और एक बैंक भी है। बहरहाल कहीं हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं इमोशंस एंड फीलिंग्स से कोसों दूर है। मतलब कि इसे इमोशंस एंड फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं है। इस बात की जानकारी हमें तब मिलेगी जब पता चलेगा कि इन्होंने अपनी माँ को अपने घर से निकाल दिया है, पहली बात।
दूसरी बात ये है कि ये अपने वर्कर्स को जो कि उसके फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। ही कॉल्स देम हैंड्स, अर्थात वह उन लोगों को हैंड्स कह के बुलाता है। ठीक है। और तीसरी बात यह मिलेगी कि अंत में पता चलेगा कि जेसिया की जिससे शादी हुई रहती है उस लड़की के बारे में ये थोड़ा सा ही परवाह नहीं करता और उसको डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये है कौन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ग्रैड ग्राइंड के बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब क्या होता है कि जब सीसी जूप ग्रैड ग्राइंड के बातों को फॉलो नहीं करती है तो ग्रैड ग्राइंड को काफ़ी अजीब लगता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़की का इम्पैक्ट जो है पूरे क्लासेस पे पड़ेगा। इस कारण से जेसिया बॉन्डरबाय एंड ग्रैड ग्राइंड डिसाइड्स टू कास्ट आउट सीसी जूप। सीसी जूप को वहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह से इसको जो है वो क्लास से बाहर कर दें। बट व्हेन दे कम टू नो अबाउट हर फादर, जब उन लोगों को इसके फादर के बारे में जानकारी मिलती है कि इसके फादर ने इसको अबेंडन कर दिया है, छोड़ दिया है ताकि ये फैक्ट्स की दुनिया में चले जाए, इमोशंस एंड फीलिंग्स से पूरी तरीके से छुटकारा पा ले, तो ग्रैड ग्राइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है अपने घर में रखने का, टू टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रेन, उसके बच्चों का देखभाल करने के लिए। अब सीसी जूप जो है वो ग्रैड ग्राइंड के घर रह रही है और बच्चों का देखभाल कर रही है, खास करके ये तीनों बच्चों का जो कि छोटे हैं। ये दोनों जो हैं वो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, एल्डर चिल्ड्रेन। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे अब सीसी उसके घर में रहना स्टार्ट कर दी। आफ्टर दैट वहाँ पे सीसी नोटिस करती है कि टॉम एंड लुइसा जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने फादर के बातों को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उसके फादर जो जिस चीज़ें की जानकारी अपने स्टूडेंट्स को देते हैं वही चीज़ों के बारे में वो घर पे भी बताते हैं अपने बच्चों को। मतलब वो अपने घर पे बच्चों को भी फैक्ट्स के बारे में ही बताते हैं। वो अपने बच्चों को फैक्ट्स की ही शिक्षा देते हैं। वो कभी भी इमोशंस या फीलिंग्स से लगाव नहीं रखने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे दे आर एल्डर चिल्ड्रेन, यानी ये दोनों जो हैं बड़े बच्चे हैं, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, यानी ये बच्चे अपने लाइफ से खुश नहीं हैं। यहाँ पे होता क्या है कि टॉम ऑफन सेज, टॉम हमेशा कहता है दैट आई एम सिक ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ। ठीक है। तो ये हमेशा इस तरीके से डिस्कस करते रहता है। एंड लेटर बाद में हम लोग पाते हैं कि टॉम अब जेसिया बॉन्डरबाय के बैंक में एज अ क्लर्क काम करने लगा। ही स्टार्ट्स वर्किंग एज अ क्लर्क इन द बैंक ऑफ जेसिया बॉन्डरबाय सिचुएटेड इन हिज फैक्ट्री, यानी जेसिया बॉन्डरबाय की एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक बैंक है और उस बैंक में क्लर्क के रूप में टॉम काम करने लगा। ठीक है। उसी बीच हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जेसिया बॉन्डरबाय और ग्रैड ग्राइंड दोनों दोस्त हैं, तो जेसिया बॉन्डरबाय लगातार ग्रैड ग्राइंड को विजिट करते रहता है एंड उसका नेचर काफ़ी अजीब सा है। तो ही सेंड्स अ प्रपोजल टू ग्रैड ग्राइंड टू मैरी हिज डॉटर, उससे शादी करने के लिए, उसकी बेटी से शादी करने के लिए वो प्रपोजल भेजता है किसको, ग्रैड ग्राइंड को, मतलब लुइसा से। एंड लुइसा इज़ ओनली 19 ईयर ओल्ड गर्ल, जबकि जेसिया बॉन्डरबाय जो है वो 50 ईयर ओल्ड पर्सन है, 50 साल का व्यक्ति है। तो जब जेसिया बॉन्डरबाय प्रपोजल भेजता है ग्रैड ग्राइंड को लुइसा से शादी करने के लिए, तो बिना देर किए हुए बॉन्डरबाय एक्सेप्ट कर लेता है इस प्रपोजल को एंड ही रिक्वेस्ट लुइसा टू मैरी बॉन्डरबाय। वह रिक्वेस्ट करता है लुइसा से कि तुम बॉन्डरबाय से शादी कर लो। अब इसके पीछे कारण क्या है, कारण वही मटेरियलिस्टिक होना, पैसे के पीछे भागना। तो ग्रैड ग्राइंड लुइसा को बताता है कि देखो बॉन्डरबाय के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो बहुत धनी है, उसके पास फैक्ट्री है, उसके पास बैंक है और इससे तुम्हारी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यू शुड मैरी बॉन्डरबाय। इससे फ़ायदा तुम्हारे भाई को भी होगा, यानी तुम्हारा भाई का फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसके पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे। तो जब इस तरीके से ग्रैड ग्राइंड रिक्वेस्ट करता है लुइसा को, तो लुइसा भी एक्सेप्ट कर लेती है इस प्रपोजल को कि ठीक है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। अब उसके घर में रह रही है सीसी जूप, जो कि पूरी तरीके से आश्चर्य पड़ जाती है कि अरे तूने क्या कर दिया है ना, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो।
वो 50 ईयर ओल्ड पर्सन है, तुम 19 ईयर ओल्ड गर्ल हो एंड यू एक्सेप्टेड इट। तो सीसी जोप काफ़ी समझाने का प्रयास करती है लुइसा को, लेकिन लुइसा को इससे मतलब कहाँ, क्योंकि वो तो ऐसी दुनिया में पले बड़े थे जहाँ पे केवल फैक्ट्स की बातें होती थी, इमोशंस एंड फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं था। तो इस कारण से सीसी जोप के लाख समझाने के बावजूद भी लुइसा उसके बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसे केवल अपने फादर को ही फॉलो करना था। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जेसिया बॉन्डरबाय एंड लुइसा मैरिड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर का जिसका नाम है स्टीफन ब्लैकपूल। स्टीफन ब्लैकपूल इज अ वर्कर एंड ही वर्क्स इन द फैक्ट्री ऑफ बॉन्डरबाय। स्टीफन ब्लैकपूल एक वर्कर है जो कि बॉन्डरबाय के फैक्ट्री में काम करता है। ही इज़ अ मैन विथ परफेक्ट इंटेग्रिटी, यानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा लोगों से जुड़े रहने की बातें करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी वाइफ इज़ अ ड्रंकर्ड वुमन, यानी इसकी वाइफ एक ड्रंकर्ड वुमन है जिससे वो अपने मैरिड लाइफ से काफ़ी तंग है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज मैरिड लाइफ। ठीक है, तो जब ये अपने मैरिड लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो इसको काफ़ी मतलब अजीब इरिटेटेड फील होता है। तो अब वो कहाँ काम कर रहा है, बॉन्डरबाय की फैक्ट्री में। और बॉन्डरबाय के फैक्ट्री में रेचल नाम की एक कोवर्कर होती है उसकी, जो कि एक गर्ल है। स्टीफन ब्लैकपूल फॉल्स इन लव विथ रेचल। स्टीफन ब्लैकपूल को रेचल नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है एंड ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, उससे वो शादी करने का प्लान करता है। बट फॉर दिस, इसके लिए वो चाहता है कि अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दे, क्योंकि वो अपनी वाइफ से काफ़ी तंग आ चुका है। इसके लिए वह ब्लैकपूल यानी ब्लैकपूल जो है वो बॉन्डरबाय के पास जाता है टू टेक सम सजेशंस अबाउट डाइवोर्स, यानी डाइवोर्स के बारे में सजेशंस लेने के लिए किसके पास जाता है, बॉन्डरबाय के पास जाता है। तो बॉन्डरबाय के पास जाता है और जब बताता है कि मेरी वाइफ ड्रंकर्ड वुमन है, यानी काफ़ी अयासी टाइप की लड़की है जिससे मैं काफ़ी तंग आ चुका हूँ एंड आई वांट टू डाइवोर्स हर, तो बॉन्डरबाय बताता है कि देखो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, यानी ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली है ना। इफ़ यू वांट टू डाइवोर्स योर वाइफ यू विल हैव टू हायर अ लॉयर, तुम्हें एक लॉयर को हायर करना पड़ेगा जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एंड तुम्हारे पास उतने सारे पैसे नहीं हैं कि तुम इसको मैनेज कर सको। इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसी में खुश रहो, मतलब कि अपनी पुरानी वाइफ में ही खुश रहो। अब ये सारे बातों को एक बूढ़ी महिला थी जो सुन रही थी। जिसका नाम था मिसेज पैगलर। एंड ये बूढ़ी महिला हमेशा बॉन्डरबाय के घर के अगल बगल ही घूमती रहती है। पीपल डोंट नो हु सी इज, यानी ये कौन है। एंड सी वॉन्ट्स टू नो एनीथिंग अबाउट बॉन्डरबाय, बॉन्डरबाय के बारे में कुछ भी जानना चाहते थे, मतलब कि इसे काफ़ी क्यूरियस होता था बॉन्डरबाय के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे बॉन्डरबाय और ब्लैकपूल के बातों को वो चुपचाप सुन रही थी, उनके नज़दीक जाके नहीं, दूर से ही। फिर ये ब्लैकपूल से भी बातें करती है, बट ब्लैकपूल को ये एहसास नहीं होता है कि ये औरत, ये महिला है कौन। लेकिन अंत में पता चलेगा दैट सी इज़ बॉन्डरबायज मदर, यानी बॉन्डरबाय की मदर है जिसको घर से निकाल दिया गया है। उसके बाद क्या होता है कि एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है जेम्स हार्टहाउस। एंड जेम्स हार्टहाउस इज अ जेंटलमैन फ्रॉम लंदन, यानी लंदन से आया हुआ एक जेंटलमैन है हु लिव्स इन कोक टाउन नाउ, जो कि अब कोक टाउन में रहता है। एंड ही वांट टू स्टार्ट हिज करियर इन पॉलिटिक्स अंडर द गाइडेंस ऑफ बॉन्डरबाय। बॉन्डरबाय के गाइडेंस में वह पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिक्स में अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है।
तो जब ये कोक टाउन विजिट करता है तो कोक टाउन में हार्ट हाउस की मुलाकात होती है टॉम से, जो कि कहाँ काम कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है। एंड टॉम इज इम्प्रेस्ड विथ हार्ट हाउस से ये काफ़ी इम्प्रेस होता है। और जब इम्प्रेस होता है तो हार्ट हाउस तो किससे मिलने के लिए आया था, बॉन्डर बाय से। एंड फाइनली क्या होता है कि बॉन्डर बाय के घर में एक यंग वुमेन उसको मिलती है जिसका नाम होता है लुइसा। और लुइसा को जब वो देखता है तब उसे पता चल जाता है, और जब वो लुइसा को देखता है तब उसे पता चल जाता है दैट सी इज़ बॉन्डर बाइज वाइफ, यानी ये बॉन्डर बाय की वाइफ है। एंड परहैप्स सी इज़ नॉट हैप्पी विथ हर मैरिड लाइफ बिकॉज ऑफ हर ओल्ड हस्बैंड, अपने ओल्ड हस्बैंड के कारण से वो कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। दस इस प्रकार ही वॉन्ट्स टू सेड्यूस हर, वह उसको सेड्यूस करना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है। लेकिन उसको लगता है कि लुइसा को प्रपोज करने से पहले उसको टॉम से बातें करनी चाहिए। टॉम से बातें करने से क्या होगा कि उसका रास्ता और भी आसान हो जाएगा। लेकिन मौका देखकर एक दिन वह लुइसा से बात करना स्टार्ट कर दिया एंड ही वांट्स टू लव हर, यानी उससे वो लव करना चाहता है। और ये सारा जानकारी जो है उसको दिया, किसको, लुइसा को। फिर लुइसा वहाँ पे कुछ नहीं बोलती है और इन दोनों के बीच जो बात चल रहा था वो सभी बातें सुनी जा रही थी एक महिला के द्वारा जिसका नाम था स्पारसीट, मिसेज स्पारसीट। एंड ये महिला बॉन्डर बाय के घर में काफ़ी साल पहले से रह रही है, जो कि एक विडो है। जब बॉन्डर बाय का शादी नहीं हुआ था उसके पहले से ही स्पारसीट बॉन्डर बाय के घर में रह रही है। और उस समय बॉन्डर बाय और स्पारसीट का जो बॉन्डिंग था वो काफ़ी अच्छा था। बट आफ्टर द मैरिज ऑफ बॉन्डर बाय की शादी होने के बाद बॉन्डर बाय कहीं ना कहीं इसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, जिस कारण से स्पारसीट इज जेलस एट लुइसा। स्पारसीट काफ़ी ईर्ष्यालु है किस पर, लुइसा पे, और उसको ब्लेम करना चाहती है, उसको एक्यूज़ करना चाहती है हर तरीके से। तो इन दोनों के बातचीत को स्पारसीट सुन लेती है और इसका वो मौका का फ़ायदा उठाना चाहती है कि ये बातें हम बॉन्डर बाय को बता देंगे, जिसके कारण से इन लोगों के मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ खटपट आ ही जाएगा। उसी बीच होता क्या है कि एक कैंपेन चलता है, एक रिवोल्ट चलता है अगेंस्ट बॉन्डर बाय इन हिज फैक्ट्री। उसके फैक्ट्री में एक रिवोल्ट चलता है बॉन्डर बाय के खिलाफ। और वो फैक्ट्री में जो रिवोल्ट था उसका नेतृत्व करने वाले वर्कर का नाम था स्लैक ब्रिज। स्लैक ब्रिज नाम का वर्कर था जो कि एक रिवोल्ट स्टार्ट किया था अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बॉन्डर बाय। इस रिवोल्ट में बहुत सारे वर्कर्स शामिल हुए, इवन रेचल भी शामिल हुई, लेकिन एकमात्र वर्कर था जिसका नाम था ब्लैकपुल। ये अपने आप को उसके आंदोलन से अलग कर लिया, बिकॉज इसका मानना था कि ये एक तरह का ढोंग है, इससे लोग जो हैं वो केवल स्लैक ब्रिज को ही फ़ायदा होगा और किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। और हमने बताया था कि ये एक ऐसा आदमी है जो कि परफेक्ट इंटेग्रिटी में विश्वास करता है। इस कारण से इन्होंने मूवमेंट से या फिर रिवोल्ट से अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद जेसिया बॉन्डर बाय के द्वारा ब्लैकपुल को बुलाया जाता है टू टॉक अबाउट रिवोल्ट के बारे में बात करने के लिए। लेकिन बॉन्डर बाय के पास जाकर वो रिवोल्ट के बारे में किसी भी तरह का कोई भी जानकारी नहीं देता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण से बॉन्डर बाय काफ़ी गुस्सा हो जाता है और ब्लैकपुल को नौकरी से निकाल देता है। अब ब्लैकपुल को नौकरी से निकाल दिया गया है फैक्ट्री से और अब वो दूसरा शहर जाएगा नौकरी ढूंढने के लिए। उसी बीच होता क्या है कि ब्लैकपुल को कुछ पैसे दिए जाते हैं लुइसा के द्वारा कि लो कुछ पैसे ले लो चुपके से और इस पैसे से तुम दूसरे शहर जाना, वहाँ पे तुम्हें काम मिल जाएगा, फिर काम करके अपना गुजर बसर करना स्टार्ट कर देना। बिकॉज लुइसा एक ऐसी लड़की थी जिसके पास पैसे था, इसके साथ साथ इसके अंदर कहीं ना कहीं उसके प्रति दया आ गया। इस कारण से उन्होंने कुछ पैसे दे दिए, किसको, ब्लैकपुल को। एट द सेम टाइम फिर क्या होता है कि ब्लैकपुल, टॉम एंड लुइसा मीट वन अनदर, यानी एक दूसरे से वे तीनों मिलते हैं एंड डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के अगले दिन टॉम कॉल्स ब्लैकपुल टू विजिट हिम, यानी टॉम ब्लैकपुल को कहता है विजिट करने के लिए कि मेरे पास आओ। तो जब तक ये उसके पास जाता है उसी बीच यहाँ पे फिर से
बातें स्टार्ट हो जाती है हार्ट हाउस एंड लुइसा से। हार्ट हाउस प्रपोजेज हर, उसको प्रपोज करता है, उसको काफ़ी सेड्यूस करने का प्रयास करता है, रिक्वेस्ट करता है टू गो विथ हिम, उसके पास जाने के लिए, लेकिन लुइसा उसको रिजेक्ट कर देती है। सी डिनाइज हिज लव, उसके लव को डिनाई कर देती है और यहाँ से वो भागकर अपने घर चली जाती है, अपने फादर्स हाउस। इधर टॉम एक कांड कर दिया है। टॉम ब्लैकपुल को बुलाया, ब्लैकपुल से मिला और उसको खाली हाथ भेज दिया। यहाँ पे ब्लैकपुल को लगता है दैट टॉम विल हेल्प हिम, यानी टॉम उसे मदद करेगा, लेकिन टॉम उन्हें मदद नहीं करता है, बस केवल बातें करता है और फिर भेज देता है। ब्लैकपुल शहर छोड़ के चला गया। उसी दिन बैंक रॉबरी टेक्स प्लेस इन द बैंक ऑफ बॉन्डरबाय। बॉन्डरबाय के बैंक में एक बैंक रॉबरी होता है, बैंक की डकैती होती है और उसका सारा ठिकरा फूटता है किस पे? ब्लैकपुल पे, कि ब्लैकपुल ही बैंक में चोरी करके भाग गया है। उसके बाद ब्लैकपुल तो शहर जा चुका था। अब जब ब्लैकपुल शहर छोड़ चुका था और सारा ठिकरा उसी पे फूट रहा था, तो रिचल उसका बचाव करती है एंड सी नोज, वह जानती है दैट ब्लैकपुल इज़ नॉट अ बैड पर्सन, यानी एक खराब आदमी नहीं है, एक चोर किस्म का आदमी नहीं है और वो चोरी कर ही नहीं सकता है। सो रिचल रिक्वेस्ट करती है बॉन्डरबाय से कि एक काम करिए, आप कुछ दिन वेट करिए, मैं ब्लैकपुल को वापस बुलाता हूँ एंड ही विल प्रूव हिज इनोसेंस, वह अपनी निर्दोषता को साबित करेगा। तो ब्लैकपुल जो है वो विजिट करता है। उसी बीच खुलासा हो जाता है कि बैंक को लूटने वाला कौन था? टॉम था। एंड टॉम जो है बैंक लूट के निकल चुका है और स्पारसीट का कहना है कि बैंक को लूटने में टॉम को मदद करने वाली महिला कोई और नहीं, सी इज मिसेस पेगलर। मिसेस पेगलर है जो शायद टॉम की मदद की होगी बैंक लूटने में। तो यहाँ पे जेसिया बॉन्डरबाय खुलासा करता है कि मिसेस पेगलर इज हिज मदर, यानी उसकी मदर है और वो ऐसा नहीं कर सकती है। अब टॉम जो है जा चुका था, उधर से ब्लैकपुल आ चुका था और ब्लैकपुल जैसे ही आता है अपनी इनोसेंस को साबित करने के लिए, उसी क्षण वह एक गड्ढे में गिरता है एंड ही डाइज, वह मर जाता है। इधर टॉम घर छोड़ के, शहर छोड़ के भाग चुका था और अब वो दूसरे देश में चला गया। ही शिफ्टेड इन अदर कंट्री वेयर ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ सर्कस, जहाँ पे वो काम करने लगा, कहाँ पे? एक सर्कस में। अब होता क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि लुइसा कहाँ चली गई? फादर्स हाउस, यानी फादर के घर चली गई। तो यहाँ पे निष्कर्ष कहानी का अंत में यही निकलता है, स्टार्टिंग यानी ये हमारा नॉवेल यहीं पे एंड होता है, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि ग्रैड ग्राइंड को अपनी बातों से कहीं ना कहीं एहसास होता है दैट व्हाट ही वाज टीचिंग वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, यानी जो कुछ भी वो पढ़ा रहे थे वो पूरी तरीके से क्या था? गलत था। उसका गलत इम्पैक्ट पड़ा उसके स्टूडेंट्स पर भी और उसके बच्चे पर भी, क्योंकि लुइसा को उन्होंने मेटलिस्टिक बोलने के लिए बोला। लुइसा जो है वो हैप्पी मैरिड लाइफ तो नहीं जी रही है। सी हैज़ नाइदर चिल्ड्रेन नॉर हस्बैंड, ना ही उसके हस्बैंड हैं ना ही उसके बच्चे हैं। एंड सी लिव्स लोनली इन हिज फादर्स हाउस, यानी वो अपने फादर के घर में रह रही है, अकेले रह रही है। इसके साथ साथ हमने देखा कि टॉम को उन्होंने शिक्षा दिया, टॉम भी क्या कर लिया? दूसरे देश में चला गया। तो ये टॉम के और लुइसा के बर्बादी का कारण कौन है? ग्रैड ग्राइंड है। इधर सोशल क्रिटिसिज्म के बारे में चर्चा करते हैं तो ब्लैकपुल मर गया और इसका कारण कहीं ना कहीं जो है एक्सप्लॉयटेशन था ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्री। यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया कि एकमात्र कैरेक्टर सीसी जोब जो है वो हैप्पी है।